नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार पढ़ेंगे। यह कहानी आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता हिंदी के सिलेबस में शामिल की गई है। इसके अलावा नेट जेआरएफ में भी इस कहानी को शामिल किया गया है तथा विभिन्न राज्यों की हिंदी साहित्य विषयक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसे शामिल किया जाता है। तो आइए ये कहानी पढ़ते हैं। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के एक महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कहानी, कविता और नाटक में इनकी रचनात्मक सक्रियता एक साथ दिखाई देती है। सन 1910 में प्रेम पथिक के प्रकाशन से कवि के रूप में उदय के साथ सन 1912 में कहानियों के संकलन छाया से वे कहानीकार के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए हैं। उनकी कहानियों का अंतिम संकलन इंद्रजाल उनके निधन से एक वर्ष पूर्व यानी 1936 में प्रकाशित हुआ था। काव्य और नाटक के साथ साथ प्रसाद ने कहानी, उपन्यास एवं निबंध को एक विशिष्ट पहचान दी थी। प्रसाद अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लेखक थे, किंतु अपने युग के प्रति वे उदासीन नहीं थे। भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन की उनकी गहरी समझ और अध्ययन सृजनात्मक स्तर पर एक भिन्न दिशा की ओर मुखरित होता हुआ दिखाई देता है। उनके यहाँ यथार्थवाद का आग्रह नहीं दिखता। देश की पराधीनता से उपजी भारतीय जनता की हताशा और पीड़ा को अभिव्यक्त करने और अतीत के प्रति मुग्ध होकर भारत के गौरवगान को, उसके निराकरण को वर्तमान स्थिति में ढूंढने की अपेक्षा याद करते हैं। पुरस्कार कहानी का केंद्रीय चरित्र मधुलिका नाम की एक लड़की है। उसके पिता सिंह मित्र ने युद्ध में कौशल की प्रतिष्ठा बचाई थी और स्वयं मधुलिका भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करती है। वह अपने खेतों में अपना पसीना बहाकर मेहनत कर सुखपूर्वक जीवन बिता रही होती है कि एक राष्ट्रीय नियम उसे विचलित कर देता है। बाकी क्या नियम था जिससे मधुलिका विचलित हो जाती है, वो हम कहानी में पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि ये पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद के 5वें कहानी संग्रह इंद्रजाल, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, से ली गई है। तो आइए अब मूल कहानी पढ़ते हैं। आर्द्र नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष, प्राचीन के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। यहाँ स्वर्ण पुरुष के रूप में सूर्य को बताया गया है। देखने लगा महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बास उठ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। यहाँ एक उत्सव का वर्णन किया जा रहा है जिसमें महाराज का आगमन हो रहा है और प्रदेश की जनता महाराज का स्वागत कर रही है। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम तथा खीलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्ययन किया, स्वस्त्ययन यानी स्वस्ति वाचन किया महाराज का। स्वर्ण रंजित हल्की मूठ पकड़कर महाराज ने जुते हुए सुंदर पुष्ट बेलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। अभी जो आपने पढ़ा वो जो दृश्य था वो कौशल नगर का था और वहां एक उत्सव मनाया जाता था। वह उत्सव क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे इस कहानी में। और यह उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध था। इस उत्सव के तहत एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ा। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोठ होती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते, यानी पड़ोसी राज्यों से भी वहां पर युवक आते थे।
इन्हीं युवकों में मगध का एक राजकुमार अरुण, यहाँ ध्यान देना है, मगध के राजकुमार का नाम क्या है? अरुण, अपने रथ पर बैठकर बड़े कुतूहल से वह दृश्य देख रहा था। यानी जो घटना वहां हो रही थी उसे वह बड़े उत्सुकता पूर्वक देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। यहाँ एक लड़की का नाम आया है मधुलिका। यहाँ ये मधुलिका ही पूरी कहानी का केंद्रीय पात्र है। ये पुरस्कार कहानी मधुलिका के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो यहाँ महाराज के साथ जो बालिका थी उसका नाम था मधुलिका। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था, इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका ही को मिला। वह कुमारी थी, सुंदरी थी, कौशेय वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। यानी उसके सौंदर्य के साथ जो वस्त्र पहने हुए थे वह भी सुशोभित हो रहे थे। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। यानी उसके चेहरे पर पसीना भी था। भाल यानी माथा, ललाट, फोरहेड। वे सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठते, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता न दिखाई। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे विस्मय से, कुतूहल से, और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका का। यानी यहाँ अरुण केवल और केवल मधुलिका को देख रहा था, उसके सौंदर्य की ओर आकर्षित होकर। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। यानी महाराज का जो कृषक बनने का मुख्य काम था वो समाप्त हो गया था। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। खेत का पुरस्कार क्या दिया? थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी। वह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें की स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। यानी मधुलिका ने अपने खेत का मूल्य नहीं लिया था। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी। यानी महाराज को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। और इसके बाद मधुलिका ने सविनय कहा, देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, यानी मेरे पूर्वजों की भूमि है। इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने के पहले वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर से कहा, अबोध, क्या कह रही है? राज के अनुग्रह का तिरस्कार। तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। यानी महाराज का कृषक बनने का जो नियम है वो राष्ट्रीय नियम है। तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। मतलब आज तुम्हारा जो खेत राजा ने चुना है उसके बदले में अब आगे से तुझे राजकीय रक्षण मिलेगा। इस धन से अपने को सुखी बना। मधुलिका जवाब देती है, राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। उसने कहा कि मुझे भूमि समर्पित करने में कोई ऐतराज नहीं है, कोई मेरा विरोध नहीं इसका, बल्कि मैं उसका मूल्य स्वीकार नहीं कर सकती। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की यह एकमात्र कन्या है। यानी मधुलिका के पिता का क्या नाम था? सिंहमित्र, जो कि वाराणसी के युद्ध में एक श्रेष्ठ वीर पुरुष थे। महाराज चौंक उठे। सिंहमित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है? हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है। किसे दे दिया जाता है? भूमि के मालिक को। वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य स्वामी को, उस भूमि के स्वामी को या मालिक को मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है और साथ में उस खेत में जो खेती होती है उसको कौन देखता है? जिसकी वह भूमि होती है। वह राजा का खेत
कहा जाता है। बदले में क्या होता है, केवल राजा का खेत कहलाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विराम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। यानी इस घटना के बाद में उस उत्सव में मधुलिका को कहीं किसी ने नहीं देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। यानी दो लोग यहाँ पर अभी शामिल नहीं हुए, एक मधुलिका और दूसरा मगध का राजकुमार अरुण। वह विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसे गुलाबी खिल रही थी, वही रंग उसकी आंखों में थे। प्राची यानी पूर्व दिशा में गुलाबी खिल रही थी। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी, पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षक गण ऊँघ रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया। तीर सा निकल जाने का मतलब यहाँ पर तेजी से निकल जाना है। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता हुआ अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न मुद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा, एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित थे, भ्रमर निष्पन्द। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया। उस सुषमा को देखने के लिए, यानी मधुलिका की सुंदरता को देखने के लिए अरुण ने अपने अश्व को चुप रहने का संकेत किया, परंतु कोकिल बोल उठी। उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट तुम कौन हो? मधुलिका की आंख खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही न कल उत्सव की संचालिका रही हो? मधुलिका कहती है, उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था कल। उस सम्मान और इसी बीच मधुलिका बोलती है, क्या आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय उस छवि का भक्त बन गया है देवी, मेरे इस अभिनय का या मेरी विडंबना का। आह, मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती। उसे अपनी इसी बीच मधुलिका बोलती है, राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छिन गया है। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। यानी मधुलिका कहती कि मैं उस राष्ट्रीय नियम का समर्थन करती हूँ जो कौशल का हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खिंचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा। अश्व वेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई? यानी मधुलिका को भी इसका कष्ट हुआ था। उसके हृदय में टीस सी होने लगी। टीस का मतलब होता है रह रह कर एक पीड़ा सताने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल को देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिदान अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती थी और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वह आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा
अन्न मिलता वहीं उसकी सांसों को बिताने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते थे। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। दृश्य बदलता है। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ा कर सोच रही थी। जीवन के सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। यहाँ अर्थात मधुलिका उत्सव के बाद अरुण से हुई बातचीत को याद करते हुए सोचती है। वह अपने हृदय से पूछने लगी, उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था? दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों का स्मरण रख सकता, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता। हाय री विडंबना! आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। यानी वो उस घटना को याद करके परेशान थी कि काश मैंने उस समय राजकुमार को हाँ कह दी होती। दरिद्रता की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया है। मगध की प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों की रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका अभी वह निकल गया मन ही मन कह रही थी। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर शब्द हुआ, कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है और सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका! आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। यानी अभी वह राजकुमार के बारे में ही सोच रही थी और इतनी ही देर में राजकुमार सामने आ गया, तो वह इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हुई। इतने दिनों के बाद आज फिर अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने, परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषिक बालिका, यह भी एक विडंबना है, तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। फिर से दृश्य बदलता है। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर, समीर यानी हवा, तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गहवर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी है। भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता? और करता भी क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते। अब तो तुम भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊं? और उनके शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह न सकता था। नवीन राज्य? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। ये मधुलिका अरुण से कहती है। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो।
एक क्षण में सरला मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा, द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। युवती का वक्ष अरुण ढिठाई से उसके हाथों को भी नहीं कह सकी, तो मेरा मैं भी नहीं, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया था। कुशल मनुष्य के सामने उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से प्रण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल के सिंहासन पर बिठा दूं मधुलिका। अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है, यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगी। और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो, जो कहोगे वही करूंगी, मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा। धन्यवाद साथियों। इस कहानी का अगला भाग हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।